दोस्तों, रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो बहनों के लिए बहुत ही मायने रखता है। यहाँ तक कि बहनें हमेशा इस त्योहार का हमेशा इंतजार करती रहती हैं कि कब त्योहार आए और कब मैं अपने भैया के घर जाऊं और राखी बांधूं। इस जो त्योहार का जो बहुत ही रुचि है, ये बहनों के अंदर बहुत ही खास तौर से पाई जाती है। हर आने वाले रक्षाबंधन पर हर बहन बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही उम्मीद में रहती है कि रक्षाबंधन आया है तो मुझे अपने भैया के घर जाना है और राखी बांधना है। तो बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही अच्छे तरह से बहनें और भाई मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। यही एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है जब खुशियों का भाई बहन में जो प्यार का रिश्ता होता है वो बहुत ही मायने रखता है। लेकिन इस कहानी में जो कहानी का नाम है, जो घटना का नाम है, उस कहानी का नाम है प्यार के जो बहुत ही बनाए गए गंभीर रिश्ते हैं। उन रिश्तों में नाम है जो इस कहानी का वो है भाई के खून के बहन के दामन पर छींटे। आखिर ये कैसे हो जाता है, किस तरह से हो जाता है, तो दिल थाम के कहानी सुने। बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही प्रभावशाली कहानी है, विचारों को झकझोर देने वाली जो कहानी है। एक नीलम होती है जो पहली बार अपनी ससुराल से अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए आती है। और जब वो इस बार आई हुई थी बहन, तो पता लगता है कि बहुत सारी खुशियां सजा करके आई थी, क्योंकि वो अब पहली बार अपने भाई के यहाँ जो राखी बांधने आई थी वो ससुराल से आई हुई होती है। ससुराल से बहनों का जो आना होता है वो बहुत ही मायने रखता है कि चलो एक मौका मिला कि अपनी ससुराल से हम भाई भाई के राखी बांधने के लिए आए हैं। तो इसी तरह होता है कि अब्किल जो बहन होती है वो अपने भाई के जो राखी बांधने आई होती है, जिसका नाम नीलम है, वो अपनी ससुराल से आई होती है। ससुराल से आती है और राखी बांधती है और वापस चली जाती है। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है कि पहली बार ससुराल से राखी बांधने के लिए नीलम आई थी और दोबारा उस त्योहार पर अपने भाई के राखी बांधने के लिए नहीं पहुंच पाती है। उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है अगले आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार तक। कुछ ऐसा ही हो गया। राखी बांधने के बाद ही जस्ट एक दिन बीता होगा, उसके पति बाबू राम ने फोन किया और कहा कि नीलम तुम कहाँ हो। तो नीलम कहती है कि मैं अपने घर पे हूँ, अपने मायके में हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें आना होगा और गोपाल सिद्ध का मेला चल रहा है और आपको गोपाल सिद्ध के मेला में हमने वादा किया था आपसे और हमारी मन्नत भी है, आपको उस मेले में ले चलेंगे और आपको उस मेला को दिखाएंगे। तो वो आनाकानी करने लगती है, लेकिन तब तक एक अधिकार स्वरूप जो पति का अधिकार होता है, बाबू राम ने उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम्हें आना ही होगा। औरत जो नीलम होती है वो मना नहीं कर पाती है, क्योंकि पति की बात का इनकार करना उसके बस में नहीं था, इसलिए चली जाती है। लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने पति बाबू राम पर बहुत बड़ा शक था उसे। उसे लगता था कि जब से मैं उस घर ब्याह करके गई हूँ, मेरे में रुचि नहीं है उसकी, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए और अकेले में बुलाना और मेरा जाना कहीं भारी ना पड़ जाए। इसलिए उसने अपनी एक बहन जिसका नाम उर्मिला होता है उसे भी साथ ले जाती है, घर से साइकिल निकालती है और अपनी छोटी बहन को अपनी साइकिल पर बिठाती है और उस गोपाल सिद्ध के मेला की ओर चली जाती है। उस मेला की ओर चली जाती है। उसके बाद में 2 दिन तक उन दोनों लड़कियों का कोई भी पता जता नहीं लगता है। जब काफी देर हो जाती है, पता नहीं लग पाता है, तो उन लड़कियों के घर वाले जो मायके वाले होते हैं वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, लेकिन खोजबीन पर भी कोई पता नहीं चलता है। तो नज़दीकी थाने में जाकर के गुमशुदा की एफआईआर करवाते हैं और यहाँ तक कि जो एफआईआर होती है वो बाबू राम के खिलाफ होती है, क्योंकि बाबू राम भी गायब था, ना बाबू राम का फोन मिल पा रहा था। बाबू राम ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया था, इसलिए बाबू राम से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाबू राम ने बुलाया था उन दोनों लड़कियों को, इस वजह से पूरा पूरा शक बाबू राम पर जाता है और बाबू राम के खिलाफ एफआईआर हो जाती है।
24 घंटे तक पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन बाबूराम का पता जता नहीं मिलता है। तो बाबूराम का फ़ोन जो होता है, मोबाइल नंबर, वो सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। पुलिस जब सर्विलांस पर लगाती है तो पता लगता है कि वो उस शहर से कम 30 किलोमीटर दूरी पर कहीं पर उसके फ़ोन की लोकेशन बताती है, जहां पर पुलिस पहुंचती है पर उस बाबूराम को दबोच लेती है। बाबूराम मिलता है तो बाबूराम से पूछा जाता है कि आखिर तुमने उन दोनों लड़कियों का क्या किया, कहाँ है, तुमने बुलाया था? तो पहले तो बहुत नानुकुर करता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं बुलाया था। लेकिन परिवार के लोग जब जोर ज़्यादा देते हैं, दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की सच्चाई मालूम है और घर से ये बता कर के निकली थी कि बाबूराम ने, यानी नीलम के पति ने, नीलम को बुलाया था और नीलम अपनी छोटी बहन को भी लेकर गोपाल सिद्ध मेले में गई थी। पुलिस जब इस बात के ऊपर बहुत ही जोर देती है तो वो सच्चाई बताता है और कहता है कि मैंने नीलम को और उसकी छोटी बहन को मार दिया है, उसी के दुपट्टे से गला दबा करके उनकी हत्या कर दी है। आखिर पूछताछ जब होती है तो पता लगाया जाता है कि आखिर ऐसा तुमने किया तो क्यों। आज से बहुत पुरानी घटना होगी, शादी से कम 1 साल पहले की बात थी। वो जो लाशें मिलती हैं गन्ने के खेत में मिलती हैं उन दोनों लड़कियों की, क्योंकि वो गन्ने का जो खेत था वो उसके मामा का था और उसकी मामा की 2 बेटियां थी, जो बड़ी बेटी थी उसका नाम गीता था। गीता से वो बहुत प्यार करता था। गीता उसकी पत्नी के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत थी, भरे बदन की लड़की थी। गीता से उसका दिल नहीं हट रहा था। गीता से जो प्यार था, जो स्नेह था, धीरे धीरे ऐसा होता है कि अपने मामा के घर में ही रहने लगता था। वो आज कम से कम 2 साल से अपने मामा के घर में रहता था। कितनी रिश्ते में जो मामा की लड़की होती है, इसकी बहन होती है, लेकिन बहुत ही अंदर अंदर ये उससे प्यार करता होता है, अपने मन की बात नहीं कह पाता है। लेकिन काफ़ी दिन के बाद जब सोचता है उस गीता से मुलाकात करना और गीता के साथ संबंध बनाने की, जब इसके अंदर रुचि पैदा हो जाती है, जब तो ये सोचता है कि आखिर मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा और गीता से बात करनी पड़ेगी। गीता से बात करने के लिए एक दिन निश्चित करता है। उस दिन वो गीता को हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि गीता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो गीता कहती है कि कहो, क्या कहना चाहते हो आखिर? कहता है कि गीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर गीता ने डांटते हुए कहा कि देखो, हमारा और आपका जो रिश्ता है वो भाई बहन का रिश्ता है, इस तरह से हम लोग नहीं रह सकते। तो कहता है कि मुझे किसी भी रिश्ते की फिक्र नहीं है, किसी भी व्यक्ति की हमें कोई परवाह नहीं है, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, अगर तुमने मना कर दिया तो मेरी जान चली जाएगी, मैं बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगा। इन सब हालातों में इस तरह से जब परेशान होता है वो व्यक्ति, वो लड़का जिसका नाम बाबूराम था, तो उस जगह पर उसने अपने जिंदगी को ख़त्म करने का भी जो निश्चित निर्णय लेता है, वो बहुत ही उसके दिल में घाव कर जाती हैं और कहता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा और अगर मेरे हक में जवाब नहीं दिया तो मैं इस दुनिया में नहीं जीऊंगा। इस बात से बहुत ही डर जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं सोच समझ के इस पे बात करूँगी, मैं फैसला लूँगी। आने वाले दूसरे दिन वो चला जाता है यहाँ से अपने गांव के लिए। गांव में जब रहता होता है तो वहां से जब वापस आता है, और इधर इस लड़की ने, गीता ने भी कहा था कि जब तुम वापस आओगे तब मैं अपने फैसले को आपको बताऊंगी। लेकिन जब आता है तो वो बहुत ही बेसब्री से फिर से सबसे मुलाकात करने के बाद गीता के कमरे में जाता है और गीता से बस वही सवाल पूछता है कि गीता, आखिर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? मुझे आपके फैसले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। वो उसका फैसला सुनना चाहता था। गीता ने कहा कि देखो, फैसला तो हमारा यही है कि जो तुम चाहते हो वह मैं भी चाहती हूँ। कि गीता अब धीरे धीरे बाबूराम से प्यार करने लगी थी, क्योंकि गीता के मन में भी बाबूराम को लेकर के बहुत ही ख्याल थे, लेकिन
गीता भी एक भाई बहन के जो रिश्ते में थी, उस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत बेकरार थी। लेकिन जब बाबूराम उस लड़की को देखता था तो कभी कभी उसका दिल हार जाता था कि रिश्ते में तेरी बहन है, लेकिन फिर कभी न कभी उसका मन डोल जाता था कि कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहूंगा, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। इस प्रकार से ऐसे ही ख्याल तो खैर उसके भी दिमाग में थे, जो उसकी गीता जो बहन थी। दोनों मिलकर के अब एक दूसरे के साथ प्यार भरे राहों में का जो रास्ते होते हैं गुजारने लगते हैं। आना जाना, खाना, यहाँ तक कि भी फिल्में देखना, घूमने जाना, सारी चीजें अब एक साथ में होने लगी थी। आज से इनके जो प्यार की रफ्तार थी वो बढ़ जाती है और बहुत ही लंबे सफर तक के लिए प्यार चलने वाला था। प्यार में बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा और हमारे आपकी जिंदगी में माँ बाप नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन आज बाबूराम की शादी का जो समय आ गया था, तो बाबूराम की शादी के लिए जब घर वाले समझ जाते हैं इस बात को कि इनके और इनके बीच में कुछ है, ऐसी बातें हो गई, तो परिवार के लोग समझाने के बाद बाबूराम की शादी तय कर देते हैं। और बाबूराम अब नीलम के साथ शादी कर लेता है, लेकिन नीलम के साथ वो जरा सा भी खुशी नहीं थी उसको। ये बात जो नीलम थी उसे भी मालूम था, क्योंकि वो पहली रात जब गई थी तभी उसे पता चला था कि हमारे में बाबूराम की कोई भी रुचि नहीं है। तो इस हालात में उस लड़के ने जो फैसले लिए वो यही थे कि एक दिन गीता से जब मुलाकात की और कहा कि हम तुम एक साथ रहेंगे, हम उस नीलम के साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये निर्णय लेते हैं दोनों लोग कि फिर नीलम को रास्ते से हटाना होगा। और नीलम को रास्ते से हटाने के लिए जो सारी जद्दोजहद करते हैं, वो ये सारा बहाना था मेला घुमाने का। उसने मेला घुमाया और मेला घुमाने के लिए अपने मामा के गांव के लिए जब चलता है, शाम हो जाती है तो पता लगता है कि शाम को मामा के गांव पहुंचना है। उस तरफ जब वो बाबूराम से पूछती है कि मुझे इस तरह क्यों ले जा रहे हो, तो कहता है मामा के गांव चलेंगे और मामा के गांव में मामा से मुलाकात हो जाएगी और मामा से कुछ काम भी है। वो नीलम चुपचाप होती है और कुछ नहीं बोलती है, कहती है कोई बात नहीं, चलो हमारी भी मुलाकात हो जाएगी पहली बार मामा के यहाँ। लेकिन रास्ते में मामा का जो गन्ने का खेत होता है, उसी खेत दिखाने के बहाने उस नीलम को अंदर ले जाता है। और वो सलवार सूट पहन कर गई होती है, इसलिए उसका जो दुपट्टा होता है उसी दुपट्टे से उसका अंदर गला घोंट देता है। ऐसी जब हरकत करता है तो वह यहाँ तक कि वो चीख भी नहीं पाती है, अंदर से चिल्ला भी नहीं पाती है। वापस आता है, खेत के बाहर निकलता है और दूसरी जो बहन होती है वो उससे भी कहता है कि देखो तुम्हारी बहन अंदर गिर गई है, उसे चोट आ गई है पैर में। उस लड़की को भी ले जाता है अंदर, उसका भी उसी दुपट्टे से गला घोंट करके उसकी भी हत्या कर देता है। दोनों बहनों की एक साथ जो जान ली थी वो आज इस तरह से होती है कि जो जान ली, उस लड़की की जो जान गई उसकी छोटी वाली बहन की तो सिर्फ इसलिए जान जाती है कि कोई सबूत ना बचे जो बता सके। लेकिन पुलिस की रेड ने उसे मजबूर कर दिया था मुंह खोलने के लिए। पुलिस की रिमांड ने उससे सच उगलवा ही लिया था, सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन उससे पहले जो वो बहन होती है, उसकी जो पत्नी बनने वाली थी गीता, वो गीता भी आज सारे इल्जाम लगाते हुए बाबूराम को ही फंसा देती है और अपना साफ साफ निकल जाती है। तो किसी के प्यार में इस तरह से गुमशुदगी से, जो गुमशुदा लोग होते हैं जो प्यार में अंधे हो जाते हैं और कोई हरकत कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, यहाँ पर गीता भी उसके साथ नहीं थी और बाबूराम को उम्र कैद की जेल हो जाती है। तो ये कहानी इस तरह से थी। प्यार का जो भूत सवार था, उन दोनों लोगों की जान चली जाती है और गीता भी उसके प्यार के चंगुल से बाहर निकल जाती है और बाबूराम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और एक बहन पहली बार जो ससुराल से राखी बांधने गई थी, दोबारा उस अपने भाई से नहीं मिल पाती है। लेकिन जिसने कत्ल किया था, ससुराल जो मायके पक्ष के लोग होते हैं, बहुत ही मशक्कत करने के बाद उसे उम्र कैद करवा करके ही फुर्सत लेते हैं। एक भाई ने अपना बहुत बड़ा धर्म निभाया है इसमें। तो यही थी कहानी। कहानियों के सिलसिले में मैं कौशल किशोर
मेरा यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से आपको सच्ची और इमोशनल घटनाएं सुनाते रहते हैं। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।